तूफान के बीच कार्तिक माया का शरीर हाथों में लिए हुए खड़ा था। महादेवी का कुछ पता नहीं था। कार्तिक बहुत मजबूर महसूस कर रहा था, पर इतने वक्त तक माया के मामले में मजबूर महसूस करते करते अब उसका गुस्सा जागने लगा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं तो माया के दुख में जैसे भूल ही गया था कि मैं अमर लोक में कितने ही मुकाबले जीतने वाला अमर लोक का भूतपूर्व सम्राट कार्तिक हूं। कार्तिक ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने तूफान में उभरती हुई काल दानव की आकृति की ओर गुस्से से देखा। वहां कोई एक आकृति नहीं थी, बल्कि तूफान की लहरों में उभरती काल दानवों के चेहरे का अवतार रूप था। ये उनकी ऊर्जा की शक्ति ही थी जो इस तूफान को बढ़ा रही थी। तूफान की शक्ति कार्तिक, महादेवी और माया को अलग अलग करना चाहती थी। कार्तिक ने माया के शरीर को अपने एक हाथ में थामा और दूसरे हाथ से हवा में ऊर्जा की एक तीव्र तरंग छोड़ी। तूफान का बवंडर जो तेजी से घूम रहा था, उसके घूमने पर उस तरंग के विपरीत घूर्णन ने अपना बल लगाकर उसकी घूर्णन ऊर्जा को कम कर दिया। दोनों तरंगों का घर्षण तेजी से उस बवंडर की ऊर्जा का क्षय कर रहा था। जैसे किसी तेजी से चलती हुई चकर घिन्नी के बीच कोई कपड़ा फंस गया हो। इस तरह से वो तूफान धीरे धीरे धीमा होने लगा। कार्तिक एक के बाद एक ऐसे ही तरंगों के छोटे छोटे बवंडर छोड़ता गया। उन तरंगों के घर्षण से तूफान अस्त व्यस्त हो गया। उसमें दिखने वाली काल दानव की आकृति लुप्त होने लगी। चारों तरफ का गुब्बार कम होने के बाद कार्तिक ने देखा कि महादेवी एक चट्टान के पास खड़ी हुई तूफान के बीच कार्तिक और माया की तलाश में लगी हुई थी। कार्तिक ने दूर से हाथ हिलाया। महादेवी ने देखा कि कार्तिक ने तूफान का इलाज कर लिया है। वो जवाब में कार्तिक की ओर मुस्कुराई और उसने भी हाथ हिलाकर उत्तर दिया। कार्तिक अपने पैरों के नीचे ऊर्जा की एक फिसल पट्टी बनाते हुए तेजी से महादेवी की ओर बढ़ा, लेकिन तूफान फिर से बढ़ गया। अब वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काल दानवों की शक्ति दोबारा लौट रही थी। जैसे ही कार्तिक ने अपनी ऊर्जा का उपयोग महादेवी के पास जाने में किया, वैसे ही तरंगों के कम होने का असर देखकर वो तूफान फिर से बढ़ने लगा। इससे पहले कि तूफान पहले जैसा शक्तिशाली होता, कार्तिक तेजी से महादेवी के पास पहुंचा और उसने पूछा, हमें आपके शुष्क रक्त संप्रदाय तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? मुझे कहां तक इसे ले जाना है? महादेवी ने कार्तिक को गंभीरता से देखते हुए कहा, हम उस दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। यहां से आगे मैं माया को ले जा सकती हूँ। अगर तुम इस तूफान को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो तो माया का शरीर लेकर मैं उस संप्रदाय के द्वार में प्रवेश कर सकती हूँ। कार्तिक ने माया के शरीर को देखा और मन ही मन उसे अलविदा कहा। उसके बाद महादेवी के पीछे पीछे कार्तिक माया के शरीर को लेकर चल पड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका दिल गहराई से माया को छोड़ते हुए पसीज रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये उम्मीद थी कि ऐसा करना माया के जीवन के लिए सही है। शायद इसकी बदौलत वो माया को फिर से जीवित रूप में देख पाएगा। कार्तिक ने दोनों हाथ से तरंगों के तूफान की गति कम कर दी और मौका पाकर महादेवी ने अपने लोक में जाने के लिए एक द्वार खोला। जैसे ही द्वार खुला, तूफान ने और भी तेज गुब्बार मचाकर महादेवी को माया को ले जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग करके तूफान की गति को रोक दिया। कार्तिक के सिर पर कहर बरप रहा था। महादेवी माया को उससे दूर ले जा रही थी। कार्तिक की आंखों के किनारों से दो आंसू छलककर तूफान की हवाओं में कहीं खो गए। महादेवी ने हाथों में माया का शरीर संभाला और कार्तिक के प्रति एक सहानुभूति की नजर से देखा। यह ऐसा पहला मौका था जब महादेवी ने कार्तिक को ऐसी नजर से देखा था जैसे वो कार्तिक का समर्थन कर रही हो। जिस तरह से कार्तिक ने तूफान को रोककर उसे अपने लोक जाने में मदद की थी, उस कोशिश के प्रति ये शायद महादेवी की कृतज्ञता थी। महादेवी के सामने उसके लोक जाने का दरवाजा खुल गया था। उसने माया के शरीर को अपने हाथों में लिया और वो उस द्वार में समा गई। इसके साथ ही कार्तिक ने अपने दूसरे हाथ से भी तरंगों को तेजी से इकट्ठा करके तूफान का मुकाबला करना चालू कर दिया। कार्तिक ने अब
माया और महादेवी को उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया था। यह देखकर काल दानव की शक्ति से बने हुए इस तूफान की नाराजगी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। वो तूफान चारों तरफ से उसे घेरकर शक्ति की ऊर्जा बनकर कार्तिक पर टूट पड़ा। एक क्रूर हंसी के साथ काल दानव की शक्ति कार्तिक के ऊपर बरस रही थी। कार्तिक दोनों हाथों से अपनी यौगिक तरंगों को छोड़ते हुए तूफान का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार काल दानव की शक्ति से मुकाबला होने पर कार्तिक की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ये बात कार्तिक को याद थी, इसलिए वो बहुत संभल कर अपनी सारी ऊर्जा जोड़कर काली शक्ति का मुकाबला कर रहा था। तूफान की शक्ति एक सीमा तक पहुंचकर रुक जा रही थी और कार्तिक इस चीज का फायदा उठाकर तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। इसका अर्थ था कि अभी तक काल दानव को अपनी शक्ति उसके पूरे रूप में नहीं मिली थी। काल दानव को अभी भी अपनी काली ऊर्जा को शिखर तक पहुंचाने के लिए वक्त चाहिए था। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ से इशारा करते हुए अपनी तरंगों की सारी ऊर्जा को जोड़कर उस तूफान के सामने अपनी तरंगों से उससे भी बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया और वो बवंडर विपरीत घूर्णन के साथ कार्तिक की शक्ति को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाकर काल दानव की शक्ति के तूफान से टकरा गया। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ चारों तरफ बहुत सारी बिजली चमक उठी, जैसे इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया हो, जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर फट गया हो। ठीक उसी तरह चारों तरफ बिजली की तरंगें घूम रही थी। वो तूफान कार्तिक की तरंगों से टकराकर इतना विकराल हो गया था कि आसपास सिवाय ऊर्जा के और कुछ भी नहीं दिख रहा था। पता भी नहीं चल रहा था कि इसमें कार्तिक कहाँ है और आसपास क्या चल रहा है। कुछ ही देर में उन दोनों तूफानों के घर्षण की वजह से वहां पर हवा में शांति छा गई। सारी ऊर्जा बिजली में बदलकर हवा में लुप्त हो गई थी। लेकिन जब तूफान शांत हुआ तो कार्तिक वहां नहीं था। तो कार्तिक कहां गया? सिंह वंश के मुख्यालय से इस तूफान का सारा नजारा देखा जा रहा था। गौतम वागले और वनराज गोयल दोनों को पता था कि कार्तिक माया के शरीर को लेकर महादेवी के पीछे जा रहा है। इस बीच उनके सामने तरह तरह की रुकावटें आ सकती थीं। इसलिए वनराज खुद इस चीज पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि कार्तिक ने उस तूफान का सामना बहुत ही समझदारी से किया था। लेकिन जब तूफान खत्म हुआ तो कार्तिक वहां नहीं था। इस बात पर दोनों को बहुत अचरज हुआ। कार्तिक कहां गया? वनराज ने चौंक कर वागले की ओर देखा। पता नहीं। वागले खुद चौंका हुआ था। तूफान तो पूरी तरह शांत हो गया है, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। वनराज का चेहरा गंभीर हो उठा। कहीं काल दानव की शक्ति ने उसे गायब तो नहीं कर दिया? वागले ने अविश्वास में सिर हिलाया। नहीं, काल दानव कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी शक्तियां अभी इस हद तक नहीं पहुंची कि वो कार्तिक को सिर्फ अपनी ऊर्जा से समाप्त कर सके। उसने जरूर कार्तिक को कहीं और पहुंचा दिया है। हमें पता लगाना होगा कि कार्तिक कहां है। वनराज गोयल ने गंभीरता से कहा। गौतम वागले ने हामी भरते हुए सर हिलाया। अगले कुछ घंटों में उसने सिंह वंश के मुख्यालय से बहुत से लोगों को इस काम पर लगा दिया कि वो सारे पृथ्वी लोक में और हो सके तो अन्य लोगों में भी इस चीज की तलाश करें कि काल दानव की शक्ति ने कार्तिक को कहां पहुंचाया है। इसका पता लगाएं। पर सच में कार्तिक इस वक्त कहां था? जब कार्तिक ने आंखें खोली तो उसके आसपास का सारा इलाका उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी धुंधली शाम की रोशनी हर तरफ फैली हो। वैसी रोशनी जैसी कहीं कहीं सूरज डूबने के वक्त होती है, जिसमें एक गर्मियों की शाम की तरह का पीलापन होता है। उसके आसपास की हर चीज उस पीलेपन से भरी हुई थी। कार्तिक ने बड़े गौर से अपने आसपास देखा। वहां ना किसी तरह की ठंड थी, ना कोई तूफान था। उसकी नजरें जहां जहां जाती सिवाय पीली रोशनी के उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में दूर दूर तक ना कोई पेड़ पौधा था, ना कोई पक्षी और ना ही किसी और तरह के जीवन का कोई भी लक्षण वहां दिख रहा था। जीवन की तो बात दूर है, यहां पर तो कोई भी चीज नहीं थी। सिर्फ एक आसमान था और उसके नीचे अनंत तक फैली हुई रेत। कार्तिक ने आसमान में देखा, वहां कोई सूरज भी नहीं था। बस एक पीली रोशनी इस तरह से फैली हुई थी जैसे कि सारा का सारा आसमान किसी पीली रोशनी के स्रोत में बदल गया था।
ये रोशनी रेतीली जमीन से परावर्तित होती हुई सारे माहौल को पीले रंग से भरे हुए थी। ये मैं कहां आ गया हूं? कार्तिक ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कार्तिक ने अपनी यौगिक ऊर्जा की तरंगे छोड़कर यह देखना चाहा कि क्या उसके आसपास कोई और ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व उसे आंखों से नहीं दिख रहा है। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा की तरंगे अनंत तक चली गईं। इस बीच न वे तरंगे किसी चीज से टकराईं, न ही उसकी ऊर्जा की तरंगों से बने रेडार में किसी और चीज का कोई लक्षण दिखा। कार्तिक परेशान था। कहीं मैं फिर से कोमा में तो नहीं पहुंच गया और ये लोग मेरे दिमाग में ही तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। कार्तिक एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जिसके बारे में उसे अब तक कोई जानकारी नहीं थी। ये पीली दुनिया थी, जिसे पीत लोक भी कहा जाता था। इस दुनिया में रहने वाले कोई भी प्राणी कार्तिक की तरंगों के रेडार की पहुंच में नहीं आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहां पर कोई भी नहीं था। यहां पर बहुत सी ऐसी शक्तियां थीं जिनसे कार्तिक को अभी भी मुकाबला करना था, और अगर वो ये मुकाबला नहीं जीतता तो उसे इससे नीचे पाताल लोक में जाना पड़ता। लेकिन अभी वो इस सब से अनजान था। वहां गौतम वागले और सिंह वंश के सारे एजेंट कार्तिक की खोज में लगे हुए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि काल दानव की शक्ति ने कार्तिक को उस पीत लोक में पहुंचा दिया था, जहां से वापस आने वाला करोड़ों में कोई एक ही होता है। कार्तिक क्या करे? अब कोई भी रास्ता कार्तिक की समझ में नहीं आ रहा था। क्या कार्तिक हमेशा हमेशा के लिए इस पीत लोक में फंस गया था, या काल दानव अपनी ऊर्जा को वापस पाकर दुनिया पर राज करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।